जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नई जानकारियों के साथ हाजिर हो गए हैं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए। तो चलिए हम और भी जानकारी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नए फल बाग की स्थापना पर मिलेगा 40% अनुदान। मौसम के अनुसार करें मुर्गियों के रहन सहन और आहार विहार की व्यवस्था। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के वैसे कृषक जो नए फल बाग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे किसानों के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल बाग और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अतिरिक्त भूमि है और वे उस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए फल बाग लगाना उत्तम होगा, क्योंकि झारखंड राज्य बागवानी मिशन नए फल बागों और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए अनुदान मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत इन बागों की स्थापना की लागत का अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिया जाता है। किसान भाइयों, मौसम के बदलाव के साथ जिस प्रकार हम अपने रहन सहन और आहार विहार में बदलाव लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने पशुओं के रहन सहन और खान पान में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, ताकि मौसम के दुष्प्रभाव से वे बचे रहें। आइए आज जानते हैं गर्मी के मौसम में मुर्गियों को क्या आहार दें और उनकी आवास व्यवस्था में क्या परिवर्तन करें। मुर्गियों को गर्मियों में देखभाल करने के लिए मुख्य रूप से जो गर्मी कि हवा चलती है, लू चलती है, उससे बचाव करें। इसके लिए खिड़की पर जूट के पर्दा लगाकर उस पर पानी का छिड़काव करें। शेड के ऊपर कुछ पुआल का ये छिड़काव कर दे, उसके ऊपर मैंने बिछाव कर दे कि ठंडा हो। और दूसरा चीज़ कि उसके आहार में एस्कॉर्बिक एसिड आता है, मैंने विटामिन सी आता है, उसको मिला के देंगे तो गर्मी में इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और सही रहेगा। इस समय किसान करेला की गर्मा फसल लगा सकते हैं। करेला के बेहतर उत्पादन पाने के लिए किसान अर्का हरित और कोयम्बटूर नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। ये प्रभेद झारखंड के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित है। अर्का हरित और कोयम्बटूर ये करेला के उन्नत प्रभेद हैं, जो अन्य पारंपरिक करेलों के प्रभेदों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। इनकी गर्मा फसल किसान वर्तमान समय में लगा सकते हैं। 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 120 क्विंटल तक करेले की उपज पाई जा सकती है। गर्मी के मौसम में किसानों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सिंचाई जल की होती है। आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं कि कम से कम पानी के उपयोग से हम लत्तेदार सब्जियों की खेती कैसे करें। इस उपयोगी जानकारी के लिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, इस समय चूंकि लत्तेदार सब्जियों की खेती का मौसम है, जिसमें पानी की आवश्यकता तो अवश्य ही होती है। किसी भी फसल के लिए लत्तेदार सब्जियों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन गर्मियों में सबसे जो समस्या होती है वो कुएं का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। ज़मीन का जल स्तर नीचे जाने की वजह से पानी की एक समस्या आती है। तो अगर हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती, ये लत्तेदार सब्जियों की खेती में थाले में अगर सब्जियों की खेती करें जिनमें लत्तेदार सब्जियां होंगी, और बीज लगाने के बाद या बीज के अंकुरण के पश्चात उस पर अगर मल्चिंग कर दें, मल्चिंग के रूप में वे सूखे घास फूस या पुआल का अगर प्रयोग कर दें, तो इससे पानी की प्रत्येक थाले में आवश्यकता कम हो जाती है। और अगर कुछ किसान भाई अगर चाहें तो टपक सिंचाई प्रणाली का अगर उपयोग करें, और ये लत्तेदार सब्जियों में अगर टपक सिंचाई प्रणाली या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें, तो कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। इन्होंने सफल किसान का खिताब पाया अपनी दूरदर्शिता और मेहनत के बल पर। हर कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से करना इनकी खासियत है, जो कि खेती बाड़ी के कामों में भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि आज ये अपने क्षेत्र के सफल किसान हैं। पहले हमरे घर बाप पुरखा में गरु हर से जोतत रहे और काड़ा हर से जोतत रहे और जोत के धान उपजात रहे, गोंदली उपजात रहे, गोड़ा मड़ुआ उपजात रहे और उकर बाद ने हमरे के बाप माए पालन करत रहे। पालन करके धीरे धीरे हमिन के बढ़ाए लागल, तब हमिन कुछ होशियार भेली तो हमार बाप एगो ट्रैक्टर कीन देलक। ट्रैक्टर कीन देलक तो ओकरे से हम जोताई करे शुरू कर ली। ओकरे से धीरे धीरे आज बढ़ते बढ़ते हमरे और धीरे धीरे छुआ पुता के हमरे अपन पढ़ाई लिखाई के आप तनिकन विज्ञान भेलें और आप अपन अपन काम करे कर शुरू मन करत हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 39, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 35, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 37, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 42, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 39, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़ बाकी अनाज अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम हैं। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां सामान्य हैं, परंतु बाजारविदों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400, अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100, अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10,900, अधिकतम 12,600 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5,400, अधिकतम 6,800 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4,900, अधिकतम 5,600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9,200, अधिकतम 10,100 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1,100 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1,750, अधिकतम 2,100 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियाँ ली। तो हम आगे जानकारी बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले लेंगे हम एक छोटा सा विराम। आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन खेती करते हैं और उसमें रासायनिक खाद्य का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे उसमें मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
उसके जगह पर अगर किसान भाई बहन वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें तो हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी और पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसके और महत्व के बारे में जानकारी के लिए हम लिए चलेंगे आपको अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत वर्मा के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। किसान अपने फसलों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं एवं आज सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में हर मुमकिन कोशिश भी हो रही है कि किसानों द्वारा किए गए मेहनत के बदले उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। इसके लिए भारत में नए नए कृषि विश्वविद्यालयों को खोला जा रहा है, जहां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती की उन्नत तकनीक बताई जाती है, जिसमें बीज उपचार, नवीनतम उपकरणों, सिंचाई, मिट्टी जांच एवं फसलों में होने वाले तमाम रोगों के उपचार शामिल हैं। कृषि तकनीक में उर्वरकों के साथ साथ खाद की उपयोगिता भी महत्वपूर्ण है, जिसका संतुलित मात्रा में प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं उपज में भी बढ़ोतरी होती है। खादों में मुख्यतः किसान गोबर खाद, रासायनिक एवं जैविक खाद का सुविधानुसार खेतों में प्रयोग करते हैं। इसी में जैविक खाद का उदाहरण है वर्मी कंपोस्ट, जिसे आम भाषा में केचुआ खाद भी कहा जाता है। इस खाद का प्रयोग सदियों से किसान अपनी खेती में करते आ रहे हैं। इसके कई फायदे हैं, चूँकि रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाता है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि गोबर खाद या केचुआ खाद का प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। चूँकि गोबर खाद बनाने में 5 से 6 महीने लगते हैं, वहीं केचुआ खाद 60 से 70 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें कई गुणकारी एंजाइम व प्रोटीन शामिल रहता है, जिसके कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से खेत में खरपतवार कम होते हैं एवं फसलों पर कीटों व रोगों का प्रकोप भी कम होता है। केचुआ खाद के प्रयोग से कृषि उत्पादों की संरक्षण अवधि बढ़ जाती है, साथ ही इसमें उपजने वाले फल सब्जियां भी स्वादिष्ट होती हैं। केचुआ खाद के उत्पादन हेतु किसानों को वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले एक छायादार जगह का चुनाव करें, फिर जमीन से ऊंची 3.5 से 4 फीट चौड़ाई और 10 से 12 फीट लंबाई एक बेड का निर्माण करें। इसमें पुराना गोबर, कृषि अवशेष, फल सब्जियों के छिलके डालकर केचुओं की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति लाल केचुआ को इसमें डाल देते हैं। केचुआ इन अपशिष्ट पदार्थों को खाकर मल के रूप में उत्तम खाद का निर्माण करते हैं। फिर इसके ऊपर भी अपशिष्ट पदार्थों को डालकर ढक देते हैं। नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी का छींटा भी देते रहना फायदेमंद रहता है। बेड का तापमान 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। इस उन्नत तकनीक को अपनाकर केचुआ खाद का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। आए दिन फसलों में होने वाले रोग व्याधियां, खरपतवार, इन सब से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें मिट्टी में रासायनिक के बदले गोबर या केचुआ खाद का प्रयोग करना होगा। धान की खेती के लिए 1 एकड़ में 10 क्विंटल केचुआ खाद की लागत क्षमता होती है, जिससे धान की उपज एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति दोगुनी हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट का अर्थ है केंचुआ खाद, जो खाद जो कि केंचुआ के मदद से तैयार की जाती है। ये खाद हमारे देश में सदियों से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है, लेकिन ज्यों-ज्यों हम रासायनिक खाद का उपयोग मिट्टी में ज़्यादा करते चले गए, केंचुआ हमारे खेत से, हमारी मिट्टी से नष्ट होते चले गए, उनका विनाश हो गया। अब आवश्यकता आ पड़ी है कि वर्मी कंपोस्ट उन केंचुआओं को मिट्टी में वापस लाया जाए। तो अब विशेष रूप से केंचुआ खाद हम तैयार करते हैं, जो कि वर्मी कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। वर्मी कंपोस्ट का विशेष महत्व ये है कि इसमें जो हमारे किसान जो गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में इसमें पौष्टिकता होती है, इसमें उर्वरा शक्ति उससे कई गुना ज़्यादा होती है। और
जो कि उस खाद से इसकी विशेषता ये है कि हमारे जो गोबर की सड़ी हुई खाद बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, करीब 5 से 6 महीने का समय लग जाता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट की तैयारी 60 से 70 दिनों में ही हो जाती है। तो एक तो समय की बचत होती है एवं उसकी गुणवत्ता जो है गोबर की खाद से कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व है। साथ ही अगर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाए तो गोबर की खाद जिस मात्रा में खेत में डालनी होगी उससे कहीं कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का अगर खेतों में प्रयोग किया जाए तो उसका विशेष महत्व ये है कि उस खेत में खरपतवारों की संख्या कम हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग करने से मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता में भी विकास होता है। और अगर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाए, चूँकि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा उत्पाद है जो कि केंचुआ सड़ी गली चीज़ों को भोजन के रूप में लेकर के उसे जो मल के रूप में त्याग करती है, तो उसके शरीर से जब वो सड़ी गली चीज़ें गुजरती हैं तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स ये भी उसमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मल जो त्याग के रूप में देता है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में नाम से जानते हैं, वह ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। तो इसके प्रयोग करने से खेतों की उर्वरा शक्ति में तो वृद्धि होती ही है और इसके प्रयोग करने से उन फसलों पे रोग एवं कीड़ों का प्रकोप भी कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके प्रयोग से उगाई हुई जो उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद फसल होते हैं, उनके रखने की जो सेल्फ लाइफ है, जिसे संरक्षण करने के जो अवधि है, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। और अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि वर्मी कंपोस्ट के द्वारा उत्पादित सब्जियां, फल, अनाज में एक विशेष स्वाद आता है, बहुत स्वादिष्ट भी होता है। तो जो हम बेड बनाते हैं उसकी चौड़ाई कम से कम 3.5 से 4 फीट रखते हैं और लंबाई सुविधा अनुसार 10 से 12 फीट रखते हैं। यानी कि अगर 4 फीट चौड़ाई का बेड और 12 फीट लंबाई का बेड अगर बनाया जाए, जिसमें कि मुख्य रूप से हम पुराना गोबर, जो गोबर बिल्कुल नए गोबर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा होती है जिससे केंचुआ मर जाते हैं, तो 15 से 20 दिन पुराना गोबर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कृषि के अवशिष्ट जो होते हैं, जैसे फलों सब्जियों के छिलके, पत्तियां या अरहर, सरसों की जो झाड़ी है, उसे अगर थोड़ा पहले से उसे अगर थोड़ा सड़ा लें तो उसके बाद अगर हम वर्मी कंपोस्ट के लिए इन अपशिष्टों का प्रयोग करें तो जब वर्मी कंपोस्ट काफ़ी शीघ्रता से बनता है। तो इन सारे कृषि अवशिष्टों का प्रयोग करते हैं। बनाते समय, वर्मी कंपोस्ट तैयार करते समय उसमें कम से कम कंकर, पत्थर, प्लास्टिक, टीन, शीशा, इन सबों को हम चुन करके हटा देते हैं क्योंकि ये सारे चीज़ केंचुआ भोजन के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो जो भी जैविक पदार्थ जो उस गोबर के साथ आप चाहें कृषि अवशिष्ट के रूप में मिला सकते हैं और उसे केंचुआ जो है वो भोजन करने के बाद वो फिर मल के रूप में जो त्याग देती है, वही हमें वर्मी कंपोस्ट के रूप में मिल जाता है, जिसे बनाने में 60 से 70 दिन का समय लगता है। वैसे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एक शेड की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि केंचुआ जो है छायादार स्थान में ही अपना काम करते हैं, यानी कि केंचुआ जो है खाद बनाते हैं, तो छायादार स्थान पे बना सकते हैं। हमारे किसान भाई कहीं पर छायादार पेड़ है उसके तले भी चाहें तो केंचुआ खाद बना सकते हैं। केंचुआ खाद आप ज़मीन की सतह पर बना सकते हैं या फिर ज़मीन में गड्ढे खोद करके बना सकते हैं। जैसे गड्ढे 1.5 से 2 फीट की गहराई में अगर 4 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा अगर गड्ढा खोदते हैं, इसमें भी केंचुआ खाद बना सकते हैं। या हौजनुमा स्ट्रक्चर बना करके, जैसे ज़मीन से करीब 2.5 से 3 फीट ऊँचा हौज, 3 फीट चौड़ा, 3 से 4 फीट चौड़ा और 10 से 12 फीट लंबा हौजनुमा बना सकते हैं। तो ये या तो गड्ढे में बनाएं, या तो ज़मीन की सतह पे बनाएं, या तो हौज में आप बनाएं। इस तरह से केंचुआ खाद हमारे किसान भाई बना सकते हैं। सिर्फ उसमें नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, कम से कम 50 से 60% नमी उसमें बनी रहे और उसमें सीधे धूप उस पर ना लगे, क्योंकि धूप की रोशनी से गोबर जो है जल्दी सूख जाती है और फिर केंचुआ उसे भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो नमी अगर बनी रहे और केंचुओं को सुरक्षित अगर रखें, जैसे केंचुओं को चींटी से बचा के रखना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से केंचुआ खाद हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं और केंचुआ जो संख्या में वृद्धि हो जाती है उसे फिर केंचुआ खाद से हम निकाल करके दूसरे बेड में डाल करके उनकी संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी और अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और अल्प विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है,
अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, जाड़े का मौसम ख़त्म हो गया है, गर्मी का मौसम आ गया है, तो इन बदलते मौसम में बकरी पालन करने वाले किसान भाई बहनों को बहुत ही ज़रूरत है कि अपनी बकरियों की खासी देखभाल करें। इसी के बारे में जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में बकरियों की देखभाल के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री डी राय जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। राय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत, नमस्कार। राय जी, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है बदलते मौसम में बकरियों की देखभाल के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बदलता मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, ऐसे मौसम में हमारी बकरियों की देखभाल कैसे किसान भाई करेंगे? किसान भाई, अभी तो अक्सर बकरी सब जाड़ा में बच्चा दी थी सब, तो बच्चा को देखभाल जो है सही पूर्वक करे। बच्चा उच्चा देने के बाद बकरी के बच्चा के नाभि काट के डिटॉल जो है ना उसमें लगा दे नाभि में, और उसको फेनुस पिलाए। फेनुस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान यहाँ झारखंड के किसान भाई जो है इस बच्चा में फेनुस नहीं पिलाते हैं, तो फेनुस पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होता है। और दूसरा चीज़ कि ये जो बकरी है सब, तो इसमें एक बीमारी होता है PPR रोग या बकरी प्लेग रोग, तो उसको जो है रोग से बचाने के लिए आप जो है PPR रोग टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, महामारी का रूप धारण कर लेता है। और इस मौसम में, ये जो मौसम है अभी बसंत ऋतु या ये मार्च अप्रैल महीना तक, ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे आप किसान भाई, PPR रोग से बचाने के लिए, जब आप बाज़ार में बकरी को ले जाते हैं बेचने के लिए, तो बाज़ार से लौटा के फिर घर नहीं लाना है। जो भी नरम गरम पैसा मिलता है उसको जो है उतना में बेच देना है, क्योंकि वहाँ पर जो बिकती है सब वो क्षेत्र रोग से दूषित रहता है, या रोगी बकरी भी बाज़ार में जाती है, और जो खरीदार जो होता है सब बकरी को छू के देखता है। वो खरीदार केवल बकरी को छू देगा तो ये जो है ना PPR रोग आपको बकरी में छूत लग जाता है, और लौटा के लाइएगा 8 दिन के अंदर में बीमारी जो है ना फिर उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए आप ये करें कि बाज़ार ले जाते हैं बेचने के लिए तो बेच दीजिए, लौटा कर नहीं लाइए। या जिनको बकरी नहीं खरीद कर पालन करना है तो बाज़ार से नहीं खरीद के गांव से खरीदे, जहां पर ये बीमारी वगैरह नहीं है। तो इस तरह से उसमें बचाव करें। और दूसरा चीज़ कि इसका टीका जो आता है PPR रोग टीका, तो इसको आप लगवाएं। जिस बकरी को प्रथम बार टीका पड़ रहा है PPR का, उसको 14 दिन में जो है बूस्टर खुराक दे। और यदि गाभिन बकरी है तो उसको बूस्टर खुराक बच्चा देने के 3 हफ्ता पहले लगवाएं। तो इस तरह से जो है ना इस बीमारी से आपको बचाव होगा। दूसरा जो है इस मौसम के बदलते समय में कि बकरी में एक रोग होता है इंट्रोटॉक्सिमिया या विष आंत्र सोथ। ये अधिक प्रोटीन वगैरह खा लेती है सब बकरी, दलहनी या तेलहनी चीज़, तो ये बीमारी अक्सर होता है, संभावना बढ़ जाती है उसकी। तो चूँकि अभी खेतों में जो है काफ़ी सरसों की खेती वगैरह की गई है, तो सरसों की कटाई के समय क्या होता है कि उसकी बाली जो है खेतों में गिर जाती है, और कटाई के बाद किसान भाई उसमें चराने के लिए ले जाते हैं। तो अधिक मात्रा में जब सरसों की ये बाली खा लेगी तो इंट्रोटॉक्सिमिया रोग होने की संभावना रहती है। इसमें लक्षण ये मिलता है कि बकरी जो है आवाज़ देती है, काफ़ी गिरती है, उठती है, झटका दे के ये करती है, और 8-10 घंटा में जो है वो मर जाती है बकरी, चूँकि उसका
किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पल्पी किडनी हो जाता है, बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस रोग से बचाने के लिए जो है किसान भाई आप ये इंट्रोटॉक्सिमिया का टीका झारखंड के पूरे प्रखंड में पशु चिकित्सक के पास आपूर्ति की गई है, जिला पशुपालन पदाधिकारी के यहाँ से। तो आप जो है अवश्य टीका उसको लगवाएं और फिर जो है उस बकरी को जो है उस रोग से बचाएं। तो ये जो है ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि अभी जो है ये एक बीमारी है लीवर फ्लूक बोलते हैं, जो बकरी पतला गोबर करती है और बदबूदार दस्त होता है, कमज़ोर हो जाती है और अंत में जो है मर जाती है। चूँकि ये नाली के घास वाला जहाँ पर पानी में घास डूबा रहता है और उसको बकरी चरती है सब, चूँकि चारों तरफ अभी घास कम हो जाता है तो वही चरती है। तो उसमें जो है ना काफ़ी इसकी संभावना रहती है यकृत शोथ होने का, लीवर फ्लूक। तो वैसे स्थिति में जो है आप उससे बचाव करें, चूँकि वो जो है ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसी के साथ साथ अभी जो है गर्मी का मौसम जो आ रहा है, इसमें हरा चारा की व्यवस्था करें किसान भाई, चूँकि अभी मक्का वगैरह लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं हरा चारा के लिए। तो लगा के अपनी बकरी वगैरह को काफ़ी खिलाए पिलाए और ये स्वस्थ रखे। इसके साथ साथ कृमिनाशक दवा वगैरह भी देते रहना चाहिए समय समय पर। तो या निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करके ये आप अपना कृमिनाशक दवा दें। खौरा यदि हो जाता है, बकरी में बाल झड़ता है जो माइट्स के कारण होता है, चमोकन अठई अठगोरिया के कारण होता है, क्योंकि चमड़ा के नीचे जो है ना वो छोटी छोटी अठगोरिया हो जाती है और अपना खून चूसते रहता है वहाँ से, और इस तरह से जो है बाल झड़ जाता है, क्योंकि वहाँ त्वचा के नीचे का जो पीएच घट जाता है, इसके बाद बाल गिर जाता है, खुजली होती है, उसमें चमड़ा देखने में भद्दा लगता है, बकरी सब दीवार में या जहाँ तहाँ रगड़ते रहती है सब। और ये बहुत छुआछूत का भी बीमारी है। जो बकरी स्वस्थ बकरी है रोगी बकरी से संपर्क में आएगी तो उसको भी जो है ना ये जो माइट्स है लग जाता है, जिसके कारण जो है इस तरह से किसान भाई को काफ़ी हानि होती है। और उससे बचाव के लिए क्या है कि समय समय पर जो है ये बाह्य परजीवी कंट्रोल के लिए आप उपाय करें, या ये मलाथियान कीटनाशक जो दवा है इसको जो है मलाथियन 50 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर बकरी के पूरे शरीर में आँख नाक मुंह बचाकर लगाए। 2 सप्ताह लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है सब माइट्स मर जाता है और चमड़ा जो है फिर ठीक होने लगता है। वैसे जल्दी सुधार करना है तो इसमें सैलिसिलिक एसिड 5 ग्राम, बेंजोइक एसिड 5 ग्राम, गंधक 10 ग्राम और करंज का तेल 100 ml मिला के और लेप लगाने से बहुत जल्दी जो है ना जो चमड़ा फटा उटा रहता है वो सब ठीक हो जाता है, मुलायम हो जाता है और बाल जो है ना आ जाता है। तो इस तरह से किसान भाई आप खौरा वाला चूँकि मौसम चल रहा है तो उससे भी आप कर सकते हैं, लगा के बचाव कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, राय जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी बदलते मौसम में बकरियों की देखभाल के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि राय जी द्वारा बताए गए तरीकों का अपनाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। राय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतने अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, कैसी लगी आज की जानकारी आपको? आप हमें खतों के द्वारा लिख सकते हैं। हमारा पता लिख ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।